गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज अपना टॉपिक है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा को आज अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम संघ भी कह देते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, इस फाइलम को हम संघ भी बोलते हैं। हिंदी में क्या कह रहे होते हैं? संघ होते। और संघ का मतलब होता है वर्गीकरण में जो बड़ा समूह होता है। वर्गीकरण में सबसे छोटी समूह को जाति कहा जाता है, स्पीशीज कहा जाता है। और वर्गीकरण में सबसे बड़े समूह को हम क्या कह रहे होते हैं? संघ कह रहे होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द फाइलम, तो अपने को बताना पड़ेगा कि वर्गीकरण में बृहत समूह को संघ कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाता है वर्गीकरण की छोटी इकाई या समूह या वर्गीकरण का सबसे मूल इकाई का नाम देना है, तो हम नाम बता रहे होते हैं जाति। अर्थात वर्गीकरण में जाति सबसे छोटा समूह होता है जिसे हम वर्गीकरण की इकाई मान सकते हैं। और जाति से कहाँ तक पहुँच जाते हैं? संघ तक। ठीक है, जो जाति होती है उससे वंश बन जाता है, वंश से फिर ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर से फिर क्लास बन जाती है, क्लास से फाइलम बन जाता है, और फाइलम से फिर किंगडम बन जाता है, जगत बन जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण में बृहत समूह को संघ कहा जाता है। उसी संघ को हम कह रहे होते हैं फाइलम। इसमें हमें फाइलम पॉरीफेरा लिखा हुआ है। पॉरीफेरा का मतलब होता है, यदि हम पॉरीफेरा का शाब्दिक अर्थ लें, कैसा अर्थ लें? शाब्दिक अर्थ। तो पॉरीफेरा देखिए दो शब्दों से यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। एक तो देखिए आता है पोरोस, ठीक है, इस पोरोस को कह रहे होते हैं ऑस्टिया। और इसके बाद होता है फेरा, पॉरीफेरा लिखा हुआ ना, और इस फेरा का मतलब होता है टू वियर। टू वियर का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, ऑस्ट्रिया का मतलब होता है छिद्र, और टू वियर का मतलब होता है धारण करना। क्या करना? धारण करना। इस आधार पर यदि हम इनका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसमें जो जंतु होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? फिर छिद्रधारी जंतु। कैसे? छिद्रधारी जंतु। ठीक है, अर्थात ये सभी जंतु, ये सभी बहुकोशिक प्राणी होते हैं या जंतु होते हैं। ठीक है, बहुकोशिक का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। अगर हम फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोआ का मतलब होता है जून। अर्थात वो प्रीमिटिव एनिमल होते हैं, प्राचीन एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोश की होते हैं, यूनिसेलुलर, या उन्हें हम ए सेलुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें फाइलम पॉरीफेरा लिखा हुआ है। पोरी का मतलब होता है पोरोस, पोर्स मीन्स छिद्र, और फेरा मीन्स धारण करना, टू बियर। अर्थात उनके शरीर पर क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्र के कारण ही क्या लिखा जाता है? छिद्रधारी जंतु। अर्थात ये सभी कैसे होते हैं? बहुकोशिक प्राणी होते हैं, जिनके शरीर पर
जिनके शरीर पर ऑस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इन छिद्रों के कारण इसलिए इन जंतुओं को रॉबर्ट ग्रांट, ये वैज्ञानिक का नाम है, रॉबर्ट ग्रांट 1825 द्वारा संघ पॉलीफेरा में रखा गया। संघ पॉलीफेरा में रखा गया। ठीक है, लेकिन अरस्तु नाम के जो मैंने आपको वैज्ञानिक बताए थे, दार्शनिक बताए थे, उन्होंने इन सभी जंतुओं को लेकिन अरस्तु ने इन सभी जंतुओं को स्पंज कहा। क्या बोला? स्पंज। अर्थात फाइलम पॉलीफेरा के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं, इन सारे जंतुओं को हम एक सामूहिक या कलेक्टिव नाम दे रहे होते हैं, स्पंज। अर्थात हम उनको स्पंज कह सकते हैं। कोई पार्टिकुलर अगर इसमें उदाहरण हमें याद नहीं रहता है जंतु का, तो सीधा सीधा क्या बोलते हैं उनको? स्पंज। ठीक है, इसके साथ साथ इस संघ में लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये बताना है। इसके बाद आता है इसके मेन कैरेक्टर्स। इस फाइलम के मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये बताना है। क्या बताना है? इसके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं। इसलिए यहां पर हम एक हेडिंग लेते हैं, मेन कैरेक्टर्स। इनको कहा जाता है मुख्य लक्षण। ठीक है, अब देखिए इस मुख्य लक्षण में जो पहला लक्षण होता है, सबसे पहले हम बता रहे होते हैं कि इस फाइलम में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं, ये जंतु लवणीय जल में पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु लवणीय जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, में भी पाए
जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे लवणीय जल क्या होता है? लवणीय जल को हम मैरिन वाटर कह रहे होते हैं, और अलवणीय जो जल होता है उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर। लवणीय जल का दूसरा मतलब होता है वह जल जो समुद्र में होता है, खारा होता है, उसको हम लवणीय जल कह रहे होते हैं। अर्थात जो समुद्रीय जल है वो क्या कहला रहा होता है? लवणीय जल कहला रहा होता है। लेकिन जो अलवणीय जल होता है उसको हम कह रहे होते हैं स्वच्छ पानी या फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर देखिए, स्वच्छ पानी या फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि वह पानी साफ है। स्वच्छ पानी या फ्रेश वाटर या अलवणीय जल किसको कह रहे होते हैं? हम फ्रेश वाटर को कह रहे होते हैं, जबकि वह पानी वास्तव में साफ सुथरा नहीं होता। अर्थात जो तालाब होते हैं, गड्ढे होते हैं, पोखर होती है, इनमें जो पानी भरा होता है उस पानी को हम स्वच्छ पानी कहते हैं, अलवणीय जल कह रहे होते हैं। नदियों का पानी होता है, ये कैसा कहला रहा होता है? अलवणीय जल कहला रहा होता है। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि अधिकांश जो जंतु होते हैं वो तो लवणीय जल में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्रीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं या अलवणीय जल में मिल सकते हैं या तालाब के पानी में मिल सकते हैं, जिन्हें हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। अगर आप इसमें कोई एग्जाम्पल देना चाहें तो एक एग्जाम्पल होता है एक्सेप्शन में स्पॉन्जिला। क्या होता है? स्पॉन्जिला। ये फ्रेश वाटर स्पंज कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है सेकंड पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे लवणीय जल में कुछ कहां पर पाए जा रहे होते हैं? अलवणीय जल में होते हैं। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि ये जो जंतु होते हैं, ये जंतु या तो एकल होते हैं या कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? एकल होते हैं। एकल का मतलब है सॉलिटरी, अकेले, एकांत, या समूह में पाए जाते हैं। समूह का मतलब होता है निभय में पाए जाते हैं। निभय मीन्स कॉलोनी में पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? जंतु एकल तथा निभही होते हैं। ठीक है ना? कैसे होते हैं? एकल, एकल का मतलब है सॉलिटरी, निभई का मतलब है तो कॉलोनियल या समूह में। ठीक है, साथ में हम बता रहे होते हैं अधिकांश इनमें आर्य सम्मति पाई जाती है। आर्य सम्मति पाई जाती है, लेकिन कुछ असम्मित भी होते हैं। कैसे होते हैं? असम्मित। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, जंतुओं का शरीर कैसा होता है? प्याले के आकार का। कप शेप आकार का, या फिर हम कह सकते हैं नलिकाकार, ट्यूबुलर, या फूलदान की समान। जो गुलदस्ता होता है ना, फूलदान के समान होता है, समान होता है।
ठीक है। या तो कैसा होगा, कप शेप्ड होगा, आकार कैसा दिखाई दे रहा होगा, प्याले के आकार का, या ट्यूबुलर होगा शरीर, नलिकाकार होगा, नली के रूप में, या बॉक्स शेप्ड होता है, फूलदान के आकार का, गुलदस्ते के आकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं कि ये जंतु स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब होता है सीडेंट्री। ये समुद्री जल में किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। आधार वो कोई चट्टान हो सकती है, कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई हार्ड सबस्ट्रेट हो सकता है, अर्थात कोई कठोर आधार हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जंतु हैं वो स्थानबद्ध हैं, स्थान पर ही वो सीमित हो जाते हैं, सीडेंट्री होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, गति नहीं कर रहे हो, वो गमन नहीं कर रहे होते हैं, लोकोमोशन नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं ये जंतु कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं और इनमें गुहा नहीं पाई जाती। कैसे होते हैं, आगुही होते हैं, आगुही होते हैं, जिनको मैंने बताया था एसीलोमेट। वर्गीकरण के आधार में मैंने बिंदु बताया ना, गुहा सीलोम। मैंने कहा था सीलोम क्या होता है, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाई जाने वाले सक्रिय स्थान को देह गुहा कह देते हैं, जो मध्य जनन स्तर के द्वारा आस्तरित होती है। जो मध्य जनन स्तर के द्वारा आस्तरित होती है वो गुहा कहलाती है, जो नहीं होती वो गुहा होती ही नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि उनमें गुहा मीजेनकाइम के द्वारा भर जाती है, इसलिए गुहा नहीं दिखाई देती। अर्थात एनिमल कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। लेकिन फिर भी इनके शरीर में पाई जाने वाली जो खाली स्थान होती है, स्पेस होती है, उसको हम स्पंज गुहा कह देते हैं। वह गुहा वास्तविक गुहा नहीं होती, इसलिए इनको आगुही कहा जाता है। इन जंतुओं में स्पंज गुहा पाई जाती है। स्पंज गुहा होती है, इसको कहते हैं स्पंजोशील। ठीक है। इसके बाद बताइए शारीरिक संगठन कैसा होगा। मैंने आपको बताया था शारीरिक संगठन के आधार पर 4 वर्ग, एक बताया था जीव द्रव्य स्तर का, एक बताया था कोशिकीय स्तर का, एक बताया था ऊतकीय स्तर का, और एक बताया था अंग और अंग तंत्र स्तर का। इनमें जो शारीरिक संगठन होता है जंतुओं में वह कोशिकीय स्तर का होता है। इन जंतुओं में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। बताया ना बहुकोशिकीय प्राणी, कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है। इनमें ऊतक, कोमा अंग एवं अंग तंत्र नहीं पाए जाते। अंग तंत्र नहीं पाए जाते। अर्थात जो शारीरिक संगठन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर लेवल का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें ऊतक नहीं होते, ऊतक नहीं होंगे तो अंग भी नहीं बनेंगे, और अंग नहीं बनेंगे तो अंग तंत्र भी नहीं बनेंगे। ठीक है।
इसलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कौन से स्तर का होगा, वो होगा कोशिकीय स्तर का। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके पश्चात इनमें पाई जाने वाला जो पाचन होता है जंतुओं में, देखिए जंतुओं में जो पाचन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और एक होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। जो पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है उसे अंतःकोशिकीय पाचन कह देते हैं, और जो पाचन कोशिकाओं के बाहर होता है उसको बाह्य कोशिकीय पाचन कह देते हैं। जो गुहा या नलिका में होता है उसे बाह्य कोशिकीय पाचन कह रहे होते हैं। इन जंतुओं में या पॉलीफेरल एनिमल में जो डाइजेशन होती है, पाचन होती है, वो इंट्रासेलुलर होती है या अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, इन प्राणियों में या इन जंतुओं में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ठीक, इसके पश्चात देखिए ये एमिनोटैलिक एनिमल होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बनने के आधार पर जो प्राणी हैं या जंतु हैं वो तीन समूह में बटे होते हैं, एमिनोटैलिक, यूरियाटैलिक और यूरिकोटैलिक। वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनते हैं उनको एमिनोटैलिक कहा जाता है। वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बनते हैं उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है, यूरिया उत्सर्जी। और वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में बनते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है या यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया बहुत विषाक्त होती है, पॉइजनस होती है और जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। कैसी होती है, जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। इसीलिए अधिकतर वे एनिमल जो जल में पाए जा रहे होते हैं और सिंपल बॉडी होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में बनता है, अमोनिया के रूप में बनता है। इसलिए ऐसे जंतुओं को एमिनोटैलिक कहा जाता है। ठीक है ना। अर्थात क्या बताओगे इसमें कि जो ये जंतु हैं इस संघ में पाए जाने वाले जंतु कैसे होते हैं, एमिनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक होते हैं। अगर आपको ये याद रखना है तो आगे लिख सकते हो, अर्थात उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनता है। अर्थात उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनता है। अमोनिया के रूप में बनता है। रूप में बनता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर, 8 पॉइंट। पहला मैंने क्या बताया था, इस संघ के जंतु कौन से पानी में पाए जा रहे होते हैं, लवणीय जल में, लेकिन कुछ अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। जंतु एकल या निभही होते हैं, अर्थात सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं। अधिकांश इनमें कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, लेकिन कुछ एसिमेट्रिकल होते हैं। जंतुओं का शरीर प्याले के आकार का, कप शेप, नलिकाकार, ट्यूबुलर
या बांस शेप्ड होता है, फूलदान की समान होता है। इसके पश्चात ये जंतु स्थानबद्ध होते हैं, सीडेंटरी। मैंने बताया था ये लोकोमोशन नहीं कर रहे होते हैं, जल में किसी आधार से, चाहे वो आधार चट्टान हो सकता है, कोई हार्ड सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई सॉफ्ट सबस्ट्रेट हो सकता है, उससे ये चिपक जाते हैं। तथा कैसे होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, इनमें वास्तविक गुहा नहीं पाई जा रही। लेकिन चूंकि हम जंतुओं को स्पंज कह रहे होते हैं, इसलिए इनके शरीर के मध्य पाई जाने वाली जो स्पेस है उसको हम स्पंज गुहा का नाम दे देते हैं। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं इन जंतुओं का जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन जंतुओं में अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अर्थात जो डाइजेशन होती है इंट्रासेलुलर होती है। पाचन की क्रिया कोशिकाओं में होती है। कोशिकाओं के बाहर यदि पाचन की क्रिया होती है नलिका या गुहा में, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन कह देते हैं। ठीक है, ओके। इसके पश्चात आता है इस संघ में पाए जाने वाले जंतु उत्सर्जित पदार्थ क्या बना रहे होते हैं, अमोनिया। इस कारण से इनको एमाइनोटैलिक कह दिया जाता है। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, इसलिए इन जंतुओं के ऊपर अमोनिया का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हमारे शरीर में यदि अमोनिया बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है। इस कारण से हमारा जो लीवर है, यकृत है, उस अमोनिया को तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम हानिकारक होता है और उसे फिर यूरिन या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो यूरिन में से स्मेल आती है वो स्मेल अमोनिया के कारण होती है। किसके कारण, अमोनिया के कारण होती है, क्योंकि जो वहाँ पर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वातावरण में चला जाता है। इसलिए जो वहाँ पर यूरिन है, उस यूरिन से जो बहुत ही तीव्र स्मेल आता है वो किसका होता है, अमोनिया का होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए, 8। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा जो 9 नंबर है। इसमें हम बता रहे होते हैं जंतुओं के शरीर पर के संपूर्ण शरीर पर, पूरे शरीर पर ऑस्टिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑस्टिया पाए जाते हैं। ऑस्टिया मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखो ये छिद्र लिखा हुआ है, इसका मतलब है पूरे शरीर पर छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑस्टिया कह रहे होते हैं, जिनके द्वारा शरीर में पानी प्रवेश करता है। जिनके द्वारा शरीर में पानी प्रवेश करता है। पानी प्रवेश करता है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए शरीर के अग्र सिरे पर, इनके शरीर के अग्र सिरे पर, अग्र सिरे पर एक बड़ा छिद्र होता है, जिसे ऑस्कुलम कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्कुलम।
कह देते हैं। ठीक है, इसके द्वारा शरीर से पानी बाहर निकलता है। इसके द्वारा शरीर से पानी बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना, मैंने बताया था इसका आकार कैसा होता है, कप की तरह का। अब देखिए, अगर हम एक कप को ले लें और कप के ऊपर आपने देखा है आगे सिरे पर बड़ा छिद्र होता है और उसकी बाकी दीवारें उसमें छिद्र बहुत सारे बना दें, तो वो एक तरह से अगर हम शरीर मान लें तो उन छिद्रों के द्वारा तो क्या होगा, ऑस्टिया के द्वारा तो पानी शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और आगे सिरे पर जो एक बड़ा छिद्र होगा जिसको हम ऑस्कुलम कहेंगे, उसके द्वारा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको चाहे तो एक एनिमल के डायग्राम के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बनाया जा सकता है, बना के आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 10। इस 10 में हम बता रहे होते हैं जंतुओं का शरीर द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय होता है, इट मीन्स कैसा हो गया, डिप्लोब्लास्टिक। एक तो इसमें क्या होगा, बाह्य स्तर, और दूसरा होता है अंतः स्तर। इसको यहां पर त्वचीय स्तर कह रहे होते हैं, इसको यहां पर जठरीय स्तर कह रहे होते हैं। इसका दूसरा नाम अगर आप चाहो तो पिनेकोडर्म भी बोलते हैं इसको, पिनेकोडर्म, और इसको कह रहे होते हैं कोनोडर्म। ठीक है ना, ये वाला जो स्तर होता है ये पिनेकोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा बना होता है। और जो अंदर वाला होता है ये कॉनोसाइट कोशिकाओं द्वारा बना होता है, या कीप कोशिकाएं कह सकते हो आप, या कॉलर कोशिकाएं कह सकते हो आप। कॉनोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा बना होता है। कोशिकाओं द्वारा बना होता है। ठीक है, ओके, कितने पॉइंट हो गए इसमें, 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट के आधार पर अगर हम चाहें तो आसानी से किसी भी पॉरीफेरल एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, ओके।